Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. So let's discuss. इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे esophageal atresia is a birth defect. ठीक है, ये एक birth defect है of the swallowing tube, जो esophagus करके जानते हैं, that connect the mouth to the stomach. In a baby with esophageal atresia, the esophagus has two separate sections. ठीक है, यहाँ पे दो सेपरेट सेक्शंस है. क्या क्या है? एक तो अपर एंड दूसरा है लोअर एसोफेगस. दैट डू नॉट कनेक्ट. और ये जो अपर एंड द लोअर एसोफेगस है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, जो ये नॉर्मल में क्या है, एसोफेगस कंटिन्यू पास होता है स्टमक तक. यहाँ पे क्या है, एट्रेसिया के कारण ये अपर पाउच बन जाता है, फिर उसके बाद अगेन इसका जो इसोफेगस बन के वो स्टमक के साथ कनेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस पासेस नहीं बन पाता है, इसीलिए यहाँ पे अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन बन जाता है. ठीक है, सो इसोफेजियल एट्रेसिया इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमेलीज ऑफ द इसोफेगस. इसोफेजियल एट्रेसिया जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमेली है इसोफेगस का. ठीक है, एंड इट्स thought to arise as a result of deviation. कौन सा? नॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट से कुछ डेविएट हो गया, इस वजह से ये इसोफेजियल एट्रेसिया बना है. ऐसे देखते हैं अगेन. यहाँ पे नॉर्मल एनाटोमी है. यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कंटिन्यूअस पासेस अच्छे से बना हुआ है, और एट्रेसिया में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस पासेस नहीं बन पाता है. ठीक है, अभी इसके साथ साथ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला. ठीक है, पहले तो एट्रेसिया समझ लिया था हमने. एट्रेसिया मतलब जो इसोफेगस है उसका कंटिन्यूअस पासेस नहीं बन पाता है. ठीक है, पाउच बन जाता है और इसका कंटिन्यूअस पासेस नहीं हो पाता. अब यहाँ पे ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका ट्राकिया है, कंटिन्यूअस जो आपका ट्राकिया जो विंड पाइप है, वो उसके साथ क्या हो रहा, इसोफेगस जो है वो कनेक्ट हो गया. ठीक है, तो एबनॉर्मल यहाँ पे ट्राकिया और इसोफेगस के बीच में जो एक कनेक्शन बनता है उस कनेक्शन को हम बोलते हैं फिस्टुला. ठीक है, कनेक्शन बिटवीन द ट्राकिया और इसोफेगस के बीच में जो कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया तो उसको हम बोलते हैं फिस्टुला. फिस्टुला मतलब कोई भी एक जो नॉर्मल ऑर्गन है और दूसरे ऑर्गन के साथ जो अगर कनेक्शन बन गया एबनॉर्मली तो उसको हम बोलते हैं फिस्टुला. ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्राकिया और इसोफेगस के बीच में फिस्टुला बन गया. ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राकिया और इसोफेगस के बीच में फिस्टुला बना है, तो ट्राकियो इसोफेजियल फिस्टुला. ठीक है, सो कमिंग टू द डेफिनेशन, इसोफेजियल एट्रेसिया क्या है? डिफाइन एज द फेलियर ऑफ द इसोफेगस to form a continuous passage from the pharynx to stomach. pharynx से लेके stomach तक कंटिन्यू पासेज जो नहीं बन पाता, फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेसिया. ये आप डाल सकते हो ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में फेल हो गया, ऐसे भी आप डाल सकते हो. और हमेशा इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के साथ हमेशा एसोसिएट होता है. ठीक है, हम देखते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्या है. सो ये है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्या है? एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्राकिया एंड इसोफेगस. ट्राकिया और इसोफेगस के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है उसको हम बोलते हैं ट्राकियोइसोफेजियल फिस्टुला. इंसिडेंस में देखते हैं मेनली लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर बेबी में ज्यादा होता है. ठीक है, लो बर्थ वेट मतलब क्या है? जो बेबी का जो बर्थ वेट है 2500 ग्राम से ज्यादा अगर कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट. ठीक है, या 2.5 kg से कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट. प्रीमेच्योर किसको बोलते हैं? प्रीमेच्योर जो है, जो बच्चा 37 कंप्लीट वीक से पहले अगर पैदा हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर इन्फेंट. ठीक है, मदर हैविंग पॉलीहाइड्रामनेस मतलब जो यूटेरस में जब बेबी जो फीटस है वो डेवलपमेंट के टाइम में जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो बेबी फ्लोट होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अगर एक्सेसिव अमाउंट पे प्रोडक्शन हो जाता है, वहां पे यूटेरस में कलेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामनेस. ठीक है, और जिस माँ को अगर पॉलीहाइड्रामनेस होता है तो कंडीशन ज्यादा, चांसेस ज्यादा है कि उनके बच्चे को इसोफेजियल एट्रेसिया होने का. नेक्स्ट कमिंग टू द इटियोलॉजी. इटियोलॉजी क्या है?
हमको पता है कि कोई भी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, उसका इटियोलॉजी हम लोगों को रियल में नहीं पता है, इसलिए आइडियोपैथिक है, अननोन इटियोलॉजी, ठीक है। मगर कंडीशन ऐसा भी हो सकता है एब्नॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के कारण, ठीक है। मतलब यहाँ पे फेलियर ऑफ द ग्रोथ of septum between the esophagus and the trachea during the 4th and 5th week of gestational life, ठीक है। इस टाइम में अगर फेल हो गया जो इसोफेगस और ट्राकिया के बीच में जो सेप्टम बनना चाहिए वो बन नहीं पाया, इस वजह से भी हो सकता है, या टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, इसके वजह से हो सकता है, या जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट मतलब पॉलीहेड्रामनियस अगर हुआ तो। टाइप्स में देखते हैं, देयर आर 5 टाइप्स। एक तो है इसोफेजियल एट्रेक्सिया विदाउट फिस्टुला, बी में अपर पाउच फिस्टुला विद लोअर पाउच एट्रेक्सिया, अपर पाउच एट्रेक्सिया विद लोअर पाउच commences from the posterior wall of the trachea, double esophageal fistula and H type esophageal fistula, ठीक है। ये 5 टाइप्स हम देखते हैं अभी। सो हम लोग देखेंगे नंबर 1 में क्या है, इसोफेजियल एट्रेक्सिया विदाउट फिस्टुला। विदाउट फिस्टुला यहाँ पे देखो, इसोफेजियल एट्रेक्सिया, यहाँ पे देखो ये इसोफेजियल एट्रेक्सिया हो गया, मगर यहाँ पे कोई भी फिस्टुला नहीं है, मतलब आपके ट्राकिया के साथ कनेक्शन नहीं है, इसोफेगस और ट्राकिया के बीच में नो कनेक्शन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेक्सिया विदाउट फिस्टुला, इसको हम टाइप 1 बोलते हैं, ठीक है। टाइप बी में क्या है, अपर पाउच फिस्टुला। क्या हो रहा, जो अपर वाला पोर्शन है, ये देखो टाइप बी में अपर वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर वाले में ये फिस्टुला बन गया, किसके साथ, ट्रेकिया के साथ, ट्रेकिया के साथ यहाँ पे एब्नॉर्मल कनेक्शन हो गए, ठीक है। और नीचे लोअर पोर्शन जो है वहां पे पाउच एट्रेक्सिया बन गया, ठीक है, लोअर पोर्शन में पाउच एट्रेक्सिया बन गया। नंबर सी में देखो, नंबर सी में भी ए के जैसे ही है, मगर यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन जो है वहां पे एट्रेक्सिया, यहाँ पे फिस्टुला बनेगी, मतलब अपर पाउच एट्रेक्सिया और नीचे वाला पोर्शन है उसमें फिस्टुला बना है, ठीक है। नंबर सी, अपर पाउच एट्रेक्सिया विद लोअर पाउच कमेंसेस फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ट्राकिया। टाइप डी में देखो, अपर पाउच जो है, अपर पाउच बना है, साथ में फिस्टुला बना है ट्राकिया के साथ, और साथ साथ में लोअर पाउच भी फिस्टुला बना है ट्राकिया के साथ, और वहां पे भी कंटिन्यूस पासेज है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल इसोफेजियल फिस्टुला, दोनों तरफ से, ठीक है, अपर और लोअर से फिस्टुला बन रहा है, इसलिए डबल इसोफेजियल फिस्टुला। टाइप 5 से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे आपस में कनेक्शन नहीं है, इसोफेगस जो है अपर एंड लोअर के बीच में कनेक्शन नहीं है, इसलिए डबल इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। टाइप ई में क्या है, एच टाइप बोलते हैं, एच टाइप इसोफेजियल फिस्टुला। इसमें क्या है टाइप ई में, कि ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर है एच की तरह दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, पूरा फुल आपका जो इसोफेगस है वो कंटिन्यू पासेस है, मगर जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ से ट्राकिया के साथ कनेक्शन बन गया है, फिस्टुला बन गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एच टाइप इसोफेजियल फिस्टुला। So now coming to the पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जो इसोफेजियल एट्रेक्सिया है, इट मे बी ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। किस वजह से हो सकता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, जैसे आपका एब्नॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो गया, इस वजह से क्या हो रहा है, न्यूबॉर्न इज अनेबल टू स्वालो इफेक्टिवली। क्यों स्वालो नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे एट्रेक्सिया बन गए और फिस्टुला बन गए, ठीक है, इस वजह से। Accumulation of the saliva or fits in upper esophageal pouch, अपर इसोफेजियल पाउच में जो सलाइवा है या फिट्स जो भी खिला रहे हो, मतलब बच्चे को दूध पिला रहे, तो वहां पे पूरा एक्युमुलेट हो जाएंगे और वो रेस्पिरेटरी पासेस में एस्पिरेशन हो जाएंगे, जिससे रिगर्जिटेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन थ्रू द डिस्टल फिस्टुला। इससे क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू एयर एंट्री एंटरिंग द लोअर इसोफेगस थ्रू द फिस्टुला एंड पासिंग इनटू द स्टमक व्हाइल क्राइंग, ठीक है। सो इसलिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन आएंगे, सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स में अपीयर सून आफ्टर बर्थ, ठीक है। सेकेंड में कांस्टेंट रोलिंग ऑफ फ्रूटी म्यूकस फ्रॉम द माउथ, चोकिंग, कॉफिंग एंड रिगर्जिटेशन आफ्टर फीड, क्योंकि वहां पे ये पाउच बना हुआ है, इस वजह से रिगर्जिटेट हो रहा है।
देन साइनोसिस ड्यू टू एस्पिरेशन, अगर फिस्टुला बना है तो एस्पिरेशन के कारण वहाँ पे साइनोसिस बन सकता है, साइनोसिस हो सकता है, एंड चोकिंग की वजह से, एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन इन सम केसेस। लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम द नोज, ठीक है। इफ फिट द इन्फेंट विल रेस्पॉन्ड वायलेंटली आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड स्वालो, इनेबिलिटी टू पास कैथेटर थ्रू नोज और माउथ इनटू द स्टमक, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैथेटर आप इंसर्ट करोगे वो माउथ और नोज के थ्रू स्टमक तक वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वहां पे एट्रेक्सिया बन गया है, ठीक है। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखते हैं, हिस्ट्री टेकिंग देखेंगे, मदर का कोई पॉलीहाइड्रामनियस तो नहीं था, रिकॉग्नाइज इन्फेंट एट रिस्क फॉर ट्रैकोएसोफेजियल फिस्टुला, जैसे क्या क्या था, 2 ग्रुप थे, एक तो पॉलीहाइड्रामनियस वाला मदर का बच्चा, दूसरा प्रीमेच्योर इन्फेंट, ठीक है, प्रीमेच्योर या लो बर्थ वेट। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स मैनिफेस्टेड बाय इन्फेंट, कुछ कुछ मैनिफेस्टेशंस दिखाते हैं, जैसे फीड करो तो बेबी एकदम रेगुलरली थ्रो करेगा, ये सब चीजें हमको देखना है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई भी स्टिप रेडियो ओपेक कैथेटर आप बच्चे के स्टमक तक नोज या माउथ के थ्रू इंसर्ट करो या एनजीट्यूब इंसर्ट करो तो वो नीचे तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है, स्टमक तक नहीं पहुंचेंगे। देन चेस्ट एक्सरे, फ्लैट प्लेट ऑफ द एब्डोमेन एंड चेस्ट रिवील प्रेजेंस ऑफ गैस इन द स्टमक एंड टिप ऑफ कैथेटर इन ब्लाइंड पाउच, ठीक है, ये चीज आपको दिखाई देंगे चेस्ट एक्सरे में, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, प्रोपिंग इन्फेंट एट 30 डिग्री एंगल, ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा अपराइट करके 30 डिग्री एंगल में रखेंगे तो रिफ्लेक्स नहीं होंगे जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है। देन सक्शनिंग ऑफ अपर इसोफेजियल पाउच को सक्शन करेंगे एस्पिरेशन से बचाने के लिए, गैस्ट्रोटोमी करेंगे टू डिकम्प्रेस स्टमक एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन, और उसके बाद लेटर फीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रोटोमी क्या है, ये एक सर्जिकल इंसिजन करके ट्यूब को स्टमक में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पे कोई भी गैसेस अगर डिस्टेंशन हो रहा है तो उसको डिकम्प्रेस करने के लिए, बाद में बच्चे को फीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज न्यूमोनाइटिस हो गया या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गए तो उसको भी आपको ट्रीट करना है। न्यूमोनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेंकाइमा, निमोनिया का सेम है। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलेंगे तो हार्ट जो है इनेबिलिटी टू पंप ब्लड फॉर मीटिंग द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी, जो मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा अच्छे से पंप करके नहीं सप्लाई कर पाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। साथ साथ में सपोर्टिव थेरापी देंगे, ठीक है, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द बेबी, आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड करने हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स भी देने हैं थेरापी। देन रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, मेनली सर्जरी करना बहुत जरूरी है, इसमें एक एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है विद एक्सिजन ऑफ द फिस्टुला बाय राइट पोस्टीरियर लेटरल थोराकोटोमी फॉलोड बाय द इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज। ये जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, हम एक वीडियो अभी हम चलाएंगे, उस पे हम लोग देख सकते हैं। Will make an incision in the baby's chest, usually on the right side. Through the incision, the surgeon will gently move the lungs aside to view the trachea and esophagus. After identifying the tracheoesophageal fistula, the surgeon will slowly close the fistula's connection to the trachea with sutures, then cut the connection away from the trachea. The fistula's connection to the esophagus will also be cut, and the fistula will be removed. Next, the surgeon will make an incision at the end of the upper esophagus to open it. Then, the upper and lower esophagus will be connected with sutures.
Finally, the surgeon will insert a surgical drain in the chest and close the incision with sutures. After the procedure, So coming to the nursing management, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? बेबी को हम कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करवाएंगे और एक्सेसिव क्राइंग भी नहीं करवाएंगे. क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को नर्सिंग एक्शंस करने हैं. साथ साथ में अनयूजुअल सिम्टम्स वगैरह है, एक्सेसिव म्यूकस, ठीक है, तो उस चीज को हमको देखना है. और साइनोटिक एपिसोड्स वगैरह होता है तो वो उसको ऑब्जर्व करना है और रिपोर्ट करना है. इमीडिएटली रिपोर्ट टू द डॉक्टर. एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट न्यूमोनाइटिस. ठीक है. इसके साथ साथ प्री ऑपरेटिव केयर में जैसे ही डायग्नोस करेंगे, स्टॉप ओरल फीडिंग. साथ में कीप द बेबी वार्म इन एन इंक्यूबेटर. ऑक्सीजन थेरापी देना है. साथ में राल्स ट्यूब एस्पिरेशन इज डन टू प्रिवेंट चोकिंग. वाइटल साइंस चेक करना है और एनी एबनॉर्मेलिटीज फाइंड आउट होता है तो उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है. सक्सनिंग ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स एस्पिरेशन से बचाने के लिए. प्री ऑपरेटिव केयर कंटिन्यूएशन में न्यूट्रिशन इज मेंटेन बाय आईवी फ्लूइड्स. एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक करेंगे. प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे इन्फेक्शन से बचाने के लिए. और गैस्ट्रोटोमी, जो पहले ही बोला था, गैस्ट्रोटोमी देंगे. और उसके बाद जैसे ही डायग्नोस कंफर्म करेंगे, गैस्ट्रोटोमी देना जरूरी है. पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पोस्ट ऑपरेटिवली बेबी को हम वार्म इंक्यूबेटर में रखेंगे. मेंटेन द रेस्पिरेशन. क्लीन ईयर पासेस बाय सक्शनिंग. ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे. न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आईवी फ्लूइड्स वगैरह देंगे. एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे पोस्ट ऑपरेटिवली. साथ साथ में बेबी का टीपीआर वगैरह जो है आवरली, हाफ आवरली रिकॉर्ड करते रहना है. एनजी ट्यूब एस्पिरेशन एंड थोरासिक एस्पिरेशन रिकॉर्ड करना है. जनरल हाइजीन मेंटेन करना है. पोजीशन हर 4 घंटे में चेंज करना है. मेक द मदर टू पार्टिसिपेट इन केयर ऑफ द इन्फेंट.
ठीक है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहना है, ठीक है। सो साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है, बहुत जरूरी है। लंग्स यहाँ पे क्या करते हैं, लंग एक्सपांशन के लिए मदद करते हैं, ठीक है। देन मदर शुड बी टॉट गैस्ट्रोटोमी फीडिंग, और कैसे केयर करना है स्टमक के सराउंडिंग में कैसे किस तरीके से केयर करना है। ओरल फीडिंग स्टार्ट करना है जैसे ही एंड टू एंड एनास्टोमोसिस हील हो जाए और सर्जन स्टार्ट करने के लिए बोले तब, ठीक है। और उसके बाद गैस्ट्रोटोमी को भी क्लोज कर देंगे आफ्टर चाइल्ड एस्टैब्लिशेस एंड टॉलरेट ओरल फीडिंग्स, ठीक है। वीडियो कंप्लीट वीडियो इसी लिंक पे है, अगर किसी को चाहिए तो यूज कर सकते हैं।